कैसे हैं फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। आज हम लोग भूगोल के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भूगोल है क्या। और पहला क्वेश्चन आपका है भी कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक किसे कहते हैं। देखिए, भूगोल का सिंपल अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं कि भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, अर्थात भूमि का संपूर्ण अध्ययन जहां हम करते हैं, पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जहां करते हैं, पृथ्वी से संबंधित हर एक घटक, हर एक भाग का अध्ययन जहां हम करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। और इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक विस्तार पूर्वक जिन्हें जनक कहा जाता है, कौन है? तो क्या वो हेरोडाइट है, एक्जेंगीमेडर है, एरेटोस्थनीज है या हिकेटियस है? तो हम सभी जानते हैं भूगोल का जनक कौन है, एरेटोस्थनीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सबसे पहले देखते हैं क्या ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुष्कर, तारा। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रह। थोड़ा देख लेते हैं कि क्या स्थिति है सूर्य के चारों ओर ग्रहों का। तो ये देखिए आपका एक तरह का क्या हो गया, सौर मंडल हो गया। ये क्या है? सौर मंडल, जिसमें सौर मंडल में सबसे प्रमुख हो जाता है आपका ये सूर्य। सूर्य सौर मंडल का मुखिया कहलाता है, सौर परिवार का क्या कहलाता है? मुखिया, जो बिल्कुल केंद्र में है। और सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर एक विशेष कक्षा में, अपने कक्षा में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रहे हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे हैं। और जानते हैं अभी जो ग्रह की संख्या है कितनी है? 8 है। ठीक है, देखिए यहां पे थोड़ा स्पष्ट यदि हम देखें तो यहां पे दिखाई दे रहा है मरकरी जो कि बुध है, उसके बाद आ जाता है आपका वेनस, शुक्र, और उसके बाद आ जाता है पृथ्वी, और उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर नेपच्यून, और फिर स्टर्न, नेपच्यून और यूरेनस। इस तरह 8 ग्रह आपके हैं। कौन? सबसे पहला जो कक्षा में घूम रहा है ग्रह क्या हो जाता है? बुध। दूसरा हो गया आपका क्या? शुक्र। तीसरा पृथ्वी, और चौथे नंबर पर है मंगल, और 5वें नंबर पे आ जाता है आपका बृहस्पति, 6ठे नंबर पे शनि, 7वां अरुण, और 8वां हो गया वरुण। ये हम कर्म के अनुसार पृथ्वी मतलब सूर्य के दूरी के अनुसार हम क्या किए? ग्रहों का नाम लिखे हैं। 1 नंबर में सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद का शुक्र, और तृतीया जो है पृथ्वी, जहां जीवन संभव है। एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है, यानी जीवन जीने योग्य सभी तरह की वातावरण की उत्पत्ति यहां हो चुकी है, जिसे हम लोग आज काफी मात्रा में प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये हो गया 8 आपका ग्रह। चौथे नंबर पे आ जाता है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। 5वां नंबर बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। और फिर शनि सबसे अधिक छल्ला लिए चारों ओर चक्कर, इसका उपग्रह जो है विशेष कक्षा में चक्कर काटता है, जो छल्ला का निर्माण करता है, शनि। और फिर अरुण, और फिर वरुण, सबसे ठंडा ग्रह और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण आपका हो गया। ये हो गया सभी 8 ग्रह। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? देखिए, जितना भी ये आप ग्रह देख रहे हैं ये सभी आपका क्या है? सब ग्रह है, लेकिन सूर्य है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा। ये हो गया आपकी पृथ्वी। ये जो है क्या है?
पृथ्वी। देख लीजिए, ये सबसे नजदीक का क्या है? तारा। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन H और He, हीलियम गैस का क्या है? पिंड है, जहां पे ये दोनों गैस जलते रहते हैं, जिसके वजह से इसके सतह का तापमान लगभग 5000 से 6000, 5 से 6 के डिग्री सेल्सियस यहां का क्या है? तापमान है, केल्विन। ओके, ये हो गया इसके सतह का तापमान। जहां देख रहे हैं सूर्य एक क्या है? तारा। यहां तक कि सभी तारा जो है क्या है? गैसों का एक पिंड है, जो हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन द्वारा क्या करता है? हीलियम में बदलता है, और हीलियम वहां जलते रहती है, सभी तारा। तो सूर्य पहला तारा है पृथ्वी के सबसे नजदीक, और दूसरा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दूसरा सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आपका आंसर हो गया, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, पृथ्वी। तो क्या हो जाएगा? सूर्य एक क्या है? तारा है। सौर परिवार का ये क्या है? आपका मुखिया है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? अभी हमने बताया कि सूर्य से सबसे अंत बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह क्या होगा? सबसे दूर का ग्रह होगा। देखिए, ये सभी कक्षा को हम निकाल रहे हैं। देखिए, ये सबसे दूरी पर आपका जो ग्रह है क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ये नेपच्यून जो है आपके सबसे सूर्य से सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है, नेपच्यून। ये हो गया आपका नेपच्यून। ओके, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया? नेपच्यून हो गया। देखिए, यह ग्रह भी आपका पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूम रहा है, पृथ्वी की भांति। आप जानते हैं दो ग्रह जो है उल्टी दिशा में घूमता है, कौन कौन? शुक्र और अरुण, वो पूरब से पश्चिम की ओर। अन्यथा सभी ग्रह जो है क्या? पश्चिम से पूरब की ओर क्या करता है? गति करता है। तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? प्लूटो, बुध, बृहस्पति, वरुण, नेपच्यून। इसका इंग्लिश हुआ ये क्या है? नेपच्यून। वरुण ही सूर्य से सबसे दूर स्थित क्या है? ग्रह है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? देखिए, हम फिगर के द्वारा आपको समझाते जा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखें, समझें। ओके, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मरकरी, वीनस, मार्स और नेपच्यून। थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ये जो आपका सौरमंडल है, सबसे नजदीक का ग्रह क्या आता है? बुध। और जानते हैं सौरमंडल में एकमात्र इसके उष्मा का कारण कौन है? सूर्य। देखिए, ये हो गया आपका सूर्य, मरकरी, फिर वेनस। सबसे नजदीक ग्रह पड़ता है बुध, ठीक है, मरकरी। लेकिन मरकरी के बाद दूसरे कक्षा में आता है कौन? वेनस। और यही सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं कि बुध क्यों ना गर्म ग्रह है और शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है। कहे कि सूर्य से सबसे नजदीक पड़ता है बुध, अर्थात अधिक उष्मा का ग्रहण करेगा, उष्मा को ग्रहण करेगा, हीट को गर्म करेगा कौन? बुध ग्रहण करेगा। लेकिन शुक्र क्यों है? तो बुध पे वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि दिन के समय में काफी अधिक गर्मी वहां रहती है और रात के समय में काफी वहां ठंड पड़ जाता है। वायुमंडल
सूर्य के गर्मी को रोकने का काम करता है, और उसमें से भी कौन? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के गर्मी को रोकने का काम करता है। पृथ्वी पर भी वातावरण अचानक ठंडा और अचानक गर्म नहीं होता है। किसके वजह से? हमारे वायुमंडल के वजह से। शुक्र ग्रह पे वायुमंडल है, लेकिन हम सब जानते हैं उसमें 95% प्लस जो क्या है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके वजह से सूर्य के उष्मा को क्या करता है? ग्रहण करके वहां वो रोके रहता है, और इसीलिए वो सबसे क्या है? गर्म ग्रह है, और उसी गर्मी के वजह से चमक उसमें उत्पन्न हो रहा है। और सबसे अधिक चमकदार ग्रह जो क्या हो जाता है? शुक्र हो जाता है, वीनस हो जाता है। और ये सौंदर्य सबसे सुंदर ग्रह भी कहलाता है चमक के कारण, शुक्र। ओके, ये आपका जो ग्रह है क्या हो गया? वीनस। थोड़ा इसको हम दिखा दे रहे हैं। सूर्य के भांति ये आपको चमकते नजर आएगा। ये हो गया आपका ग्रह कौन? वेनस, शुक्र। ये जो ग्रह आपका क्या है? शुक्र है, जो क्या है? बिल्कुल चमकते हुए प्रतीत हो रहा है। देख लीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार है? मरकरी, वीनस, मार्स, और ये इंग्लिश में शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? देखिए, सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सभी जो है किसको बोलते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और संध्या का तारा दोनों बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर। देख लेते हैं ये पृथ्वी आपका, पृथ्वी को जूम कर लेता हूं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, और आप दिशा के बारे में जान लीजिए। ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दिशा है। और देख लीजिए ये पृथ्वी जो है किस प्रकार गति कर रही है। पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी हो गया, ओके, जो कि क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। तो आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है आपका क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर क्या पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इस साइड पूरब हो गया और इस साइड पश्चिम। तो पश्चिम से ये पूरब की दिशा में पृथ्वी आपको घूमते हुए नजर आ रही है, और इसीलिए सूर्य जो है हमें पूरब से पश्चिम उगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी इधर घूम रही है सूर्य के चक्कर काटते हुए, लेकिन सूरज हमको क्या दिखाई देगा? इधर से निकलते हुए, पूरब से निकलते हुए। इसीलिए हमें सुबह सुबह सूर्य पूरब दिशा में उगे नजर आता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। ओके, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका सही आंसर क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमने देखा अभी किस तरह पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिन व रात होने का कारण है। देखिए, पृथ्वी दो परिक्रमा करती है। एक जो है क्या कर रही है? वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। एक जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और दूसरा उसका परिक्रमा क्या है? ये हो गया सूर्य। और ये सभी जो हम देख रहे हैं क्या है? अक्ष है, जिसपे सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने का काम करते हैं। जहां पे आप देख रहे हैं ये मरकरी का अक्ष हो गया, ये वेनस हो गया, पृथ्वी का। तो दिन रात क्या होता है? पृथ्वी का दो घूर्णन जो क्या है? एक ये सूर्य के चारों ओर इस अक्ष पे क्या करती है?
घूमते रहती है, इस अक्ष पे क्या करती है, घूमते रहती है। और दूसरा अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमते रहती है। ये पहला जो है अपनी कक्षा पे घूमते रहती है, ठीक है। और दूसरा स्थिति इसका क्या है कि ये अपने अक्ष पे घूमते रहती है। पृथ्वी को हम जूम करना चाह रहे थे, ये हो गया सूरज का जूम। यार देखिए, इससे पहले हम अभी दिखा चुके हैं, देख लीजिए, ये हो गया अपने अक्ष पर घूर्णन। ये पृथ्वी को जो हम देख रहे हैं, ये अभी अपने अक्ष पे घूम रही है, देख लीजिए, ये अपने अक्ष पे घूम रही है। तो इस घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसको परिभ्रमण या परिक्रमण गति कहते हैं। तो दिन रात जो होती है सूर्य के किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, और परिभ्रमण गति के कारण एक वर्ष साल होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो परिभ्रमण के वजह से ये इसका जो होता है, क्या होता है, साल, एक साल एक चक्कर में पूरा करता है, ठीक है। एक चक्कर जब उसकी पूरा होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम लेता है, तो उसका एक वर्ष पूरा हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है। ओके, लेकिन दिन और रात आप जानते हैं कि 24 घंटा का होता है। 24 घंटा कुछ मिनट में पृथ्वी जो करती है अपने अक्ष पर एक बार घूम लेती है, जिसके वजह से दिन और रात होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के वजह से क्या होता है, दिन और रात हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। बोल रहा है कि पृथ्वी जो है, हम सभी जानते हैं, अभी देखा कि ये एक पृथ्वी हो गया, ठीक है, जहां पे आप जानते हैं ये पृथ्वी का क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, और 23.5 डिग्री अक्षांश क्या है, ये कर्क रेखा, और फिर नीचे में विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है मकर रेखा बनाती है। तो इस तीनों रेखा पर किस रेखा पे हमेशा सूर्य सीधी किरणें लाती है, तो इसका हो जाएगा विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ओके, भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें 24 घंटा क्या रहती है, सीधी रहती है। इसके वजह से दिन और रात वहां क्या होता है, 12-12 घंटा का होता है, अर्थात समान होता है। तो ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर तो हो जाएगा क्या, भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, अभी हमने बताया सबसे निकट ग्रह जो पृथ्वी का है, हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, देखिए सूर्य का भी सबसे निकट है और पृथ्वी के भी निकट। क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, 2 ग्रह, एक सूर्य से कम दूरी पर स्थित और एक सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित। देखिए ये हो गया पृथ्वी के पहले पीछे वाले कक्षा में वेनस, और इसके आगे वाले कक्षा में आ जाता है कौन, मंगल ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाएगा बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो आंसर आएगा बुध, बस यही ध्यान देना है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पड़ता है। देखिए गोलार्ध की बात थोड़ा समझ लीजिए, ये पूरा पृथ्वी यदि है तो विषुवत रेखा जो है उसे 2 गोलार्ध में बांटता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये विषुवत रेखा कहलाती है, जो कि पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा और दक्षिण वाला, मतलब ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध।
तो बोल रहा है क्या कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और जानते हैं यदि इस समय यहां सबसे लंबा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में यदि सबसे लंबा दिन हो रहा है जिस समय, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे क्या हो जाएगा, छोटा दिन हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और वही बात रात में होती है कि उत्तरी गोलार्ध में जिस समय सबसे छोटी रात होगी, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी हो जाएगी। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। सब हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। और इसी समय 21 जून को सबसे छोटा दिन हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? बस वही क्वेश्चन है, बस पूछ रहा है कि अब सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होती है? 22 दिसंबर को। और इसी समय सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को, कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। यह हो जाएगा सबसे बड़ा दिन और यह हो गया सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। किस तिथि को? तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर को क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर है 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है? अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। हमेशा जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर क्या झुकी रहती है? 23.5 डिग्री। ओके, तो ये क्या है? वो झुकी है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, झुकी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह। देखिए अभी हमने जूम करके दिखाया था, लाल रंग का दिखाई जो ग्रह देता है पृथ्वी, नीला रंग वेनस जो है सबसे अधिक चमकीला होता है। लेकिन मंगल ग्रह जो है आपका क्या होता है? लाल रंग का होता है, पृथ्वी के बाद वाले कक्षा में आता है। ओके, मंगल ग्रह जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। जूम करके दिखा दे रहे हैं कि ये लाल दिखाई दे रहा है। देखिए ये बिल्कुल रक्ताभ दिखाई देता है। ये ग्रह भी आप देख रहे हैं किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रहा है। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन हो गया? मार्स अर्थात मंगल। ओके, ये हो गया लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो मंगल ग्रह क्या है? लाल रंग दिखाई दे रहा है। इस ग्रह को आप देख सकते हैं, यही क्या है? आपका मंगल ग्रह है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? मंगल यान जो है सबसे पहले कौन सा मंगल यान जो है मंगल ग्रह पे उतरा था? मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथफाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पाथफाइंडर जो है मंगल ग्रह पे सबसे पहला ग्रह अंतरिक्ष यान है जो उस पे गया था। अगले क्वेश्चन की ओर। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो ये बृहस्पति ग्रह सबसे बड़े ग्रह से क्या किया था? टकराया था। कौन? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। ठीक है, ये एक धूमकेतु है। जानते हैं आकाशीय पिंड हो गया, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्का पिंड, पुच्छल तारा, ये सभी हमारे आकाशीय पिंड हो गए। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो शनि ग्रह जो है क्या है? नंगी आंखों से देखने वाला। थोड़ा इसका दृश्य देख लीजिए कि बृहस्पति जो है क्या कहते हैं, शनि जो है सबसे दूर ग्रह है जो हमारे आंखों को क्या करता है? आसानी से दिखाई देता है। एस्टर्न ये रहा, ये ग्रह जो है आपका शनि ग्रह क्या है? इसको हम पृथ्वी पर से नग्न आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं? देख लेते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन, लगभग 28.3 दिन। तो हम सभी जानते हैं 27.3 दिन में क्या करती है
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है, जो कि क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का कौन है, चंद्रमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रह निम्नलिखित में किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण पर स्थित होते हैं, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। थोड़ा देख लीजिए स्थिति, समझ लेते हैं किसका। देख लीजिए, यदि ये आपका यहां स्थिति ये देखिए आपकी पृथ्वी हो गई और ये हो गया सूर्य। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है कि जब सूर्य तो एक अपने अक्ष पर स्थिर है, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है, उपग्रह चक्कर काटते रहता है, जो कि क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने वाला ये हो गया चंद्रमा, ओके, और ये हो गई बीच में पृथ्वी। अब जो हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब क्या आ जाएगा, चंद्रमा, तो हम सभी जानते हैं यहां चंद्रमा आ गया तो पृथ्वी पर क्या, छाया का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा को जब हम देखेंगे तो क्या नजर आएगा, हमको छाया नजर आएगा, कि सूर्य स्पष्ट रूप से दिखता नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के सामने आएगा, सूर्य को क्या करेगा, छेक लेगा, घेर लेगा। तो इस स्थिति में क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा, तब क्या लग जाता है आपका, सूर्य ग्रहण। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पुनः इसकी चर्चा करते हैं, यदि चंद्रमा जब इसके चारों ओर घूम रहा है, अभी हम बात किए कि चंद्रमा कहां रहेगा, ये यहां पे रहेगा, यहां पे ये चंद्रमा यहां रहेगा, ये हो गया सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, तब ये आपका क्या होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन जब इसी के विपरीत बात करिएगा, चंद्रमा क्या है आपका, यहां पे है, चंद्रमा जो है ये रहा आपका चंद्रमा, ठीक है। और अब देखिए सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच क्या आ रहा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे से हम यदि क्या कर रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो पृथ्वी स्वयं उसके सामने खड़ी है, जिसके वजह से चंद्रमा पे छाया नजर आता है, और पृथ्वी का छाया, जिसके वजह से ये चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगती है, और पृथ्वी और सूरज के बीच जब क्या आता है, पृथ्वी और सूरज के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण का कारण अभी हमने बताया कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, तब क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, हमेशा चंद्र ग्रहण जो लगेगा किस समय, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन हमेशा क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, अमावस्या के दिन हमेशा क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन हमेशा क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, देखिए ग्रीनविच रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय मानक मध्याह्न रेखा कहलाती है। ये समय तिथि को क्या करती है, समय को निर्धारण करती है। ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हम सब जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश जो है विषुवत रेखा कहलाता है, लेकिन 0 डिग्री
देशांतर जो है ग्रीनविच रेखा कहलाती है, मानक मध्याह्न रेखा कहलाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो ग्रीनविच जो हो गया 5.5 घंटा का अंतर आ जाता है। ठीक है, भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत। तो यूके आप जानते हैं क्या है, ग्रीनविच यूके से होके गुजरती है ग्रीनविच रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। तो सबसे अधिक भूकंप जो है, सुनामी जो है कहां आता है? जापान में, इसीलिए सुनामी जो है याद रखिएगा कहां? जापानी भाषा का एक शब्द है। रिएक्टर स्केल मापा जाता है, भूकंप जब भी आती है किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र से। और वो किस स्केल से मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर, पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को क्या करते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, ताप नहीं होगा, क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? इटली, हटली ऑप्शन लिख दिया गया है। इटली, जापान, कीनिया, मैक्सिको। तो फ्यूजियामा जो है जापान का क्या है? ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौना ओला उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी। ये एक ज्वालामुखी है मौना ओला। तो ये कौन सी ज्वालामुखी? मृत, सक्रिय या प्रसुप्त? तो ये हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम सभी जानते हैं अफ्रीका में क्या है? किलिमंजारो पर्वत स्थित है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में है? आप जानते हैं ये नेपाल में पड़ता है, जो भारत का पड़ोसी देश है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नेपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्व का छत? जानते हैं हिमालय के ऊपर तिब्बत में पामीर का पठार, या उसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं, जिसको विश्व का छत बोला जाता है। काराकोरम के ऊपर है वो क्यून लुन तिएन शान पामीर का पठार, जो तिब्बत में है। ठीक है, विश्व का छत इसे बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिसके लिए उत्तरदायी होता है हमेशा? सबसे गर्म गैस, सबसे भारी गैस और ग्रीन इफेक्ट गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है? ग्रीन गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूर्य के प्रकाश के उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है और पृथ्वी पर रोकने की क्षमता रखता है, जिससे यहाँ का तापमान बरकरार रहता है। ये जरूरी भी है, और ये जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी वायुमंडल में तो ये हमारे लिए नुकसान भी उत्पादन कर सकता है, क्योंकि वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और ध्रुव पर जमी बर्फ पिघल के समुद्री जल स्तर को क्या करेगी? ऊंचा कर देगी। ये हमारे लिए नुकसान है, और ये नहीं रहेगा तो पृथ्वी का तापमान सही ना रह पाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो दोनों जरूरत है कि इसको हमेशा संतुलन में रखें। वायुमंडल में इसकी मात्रा है 0.03%। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टॉर्नेडो है एक अति उच्च दाब केंद्र, एक अति निम्न दाब केंद्र, एक अति समुद्री लहर और एक भूमंडलीय पवन। तो ये एक अति निम्न दाब केंद्र है टॉर्नेडो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोलडम क्या है? व्यापारिक हवाएं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाला है, शांत समुद्र वाला क्षेत्र। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलडम। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। अब बोल रहा है रेगिस्तान जैसे थार हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, ये यहाँ बादल क्यों नहीं आता है, वर्षा क्यों नहीं होता है? तो हम सभी जानते हैं यहाँ उच्च गर्मी के कारण यहाँ के वायुमंडल में आर्द्रता की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आर्द्रता यहाँ नहीं रह पाता है, क्योंकि समुद्री जलवाष्प वायुमंडल को नमी धारण करवाता है, और यहाँ आते आते आर्द्रता समाप्त हो जाता है उच्च गर्मी की वजह से।
तो रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसता है? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। आर्द्रता की यहाँ क्या रहती है? कमी रहती है। विश्व की सबसे मीठे जल का झील जानते हैं कौन सा है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन? तो सुपीरियर झील है जो विश्व का सबसे मीठे पानी का झील है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में ही विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कहां? मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में कहां? मौसिनराम, मौसिनराम में है। मेघालय में मौसिनराम में है। तो रीयूनियन द्वीप, अमेजन घाटी, मौसिनराम, चेरापूंजी। मौसिनराम इज द करेक्ट आंसर। और ये पहला स्थान रखता है विश्व में, और दूसरा स्थान रखने वाला आपका क्या है? चेरापूंजी। विश्व में दूसरी सबसे अधिक बारिश होने वाला स्थान कौन है? चेरापूंजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। चलिए ये बता दे रहे हैं, नक्शा नहीं निकाल रहे हैं। नक्शा पे देखिएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा समय शुरू में ही ले लिया गया है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर। पृथ्वी के बीचों बीच में ये सागर आपका क्या है? भूमध्य सागर, और यही लाल सागर, इसी दोनों के ऊपर क्या? स्वेज नहर बनाया गया है, जो विश्व के सबसे लंबी नहर, व्यापारिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अर्थात पठार की संख्या कहां सबसे अधिक है? किस महाद्वीप को? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? अफ्रीका जो है क्या है? महाद्वीप जो पठारी महाद्वीप कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? तो डियागो गार्सिया द्वीप जो है कहां है? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, कालाहारी, गोबी, सहारा, थार? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेगा थार, लेकिन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सहारा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में, पश्चिमी अफ्रीका में? गोबी मरुस्थल कहां है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल, जो चीन के बगल में है। सहारा मरुस्थल कहां है? दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया? तो आप जानते हैं उत्तरी अफ्रीका में क्या है? सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक? तो सबसे बड़ा महासागर की बात करिएगा तो आ जाएगा प्रशांत महासागर, और सबसे छोटे महासागर की बात करिएगा तो आर्कटिक महासागर आ जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ा महासागर हो गया प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर अभी हमने बताया आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, प्रशांत। तो आर्कटिक महासागर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महासागर में ज्वार भाटा का कारण है। देखिए ज्वार भाटा जो आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से आता है, और ये दिन में 2 बार आता है, 12-12 घंटा पर। जब पृथ्वी के नजदीक आती है तो वहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से समुद्री जल ऊपर उठ जाता है, तो ये ज्वार कहलाता है। और पुनः जब उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो समुद्री जल नीचे गिरती है, जिसको भाटा कहते हैं। तो इस तरह ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है, चंद्रमा के प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। ओके, सुंडा गर्त स्थित है। सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण, सुमात्रा के उत्तर, चागोस द्वीप के उत्तर या चागोस द्वीप के दक्षिण? तो सुमात्रा गर्त जो है सुमात्रा के दक्षिण में स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन का समूह। आप जानते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट को बना के यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ताकि आप सभी 10th के बच्चे, 12th के बच्चे और कंपटीशन के जो बच्चे हैं सभी को इससे मदद मिले। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो मिस्र जो है नील नदी की देन, यानी नील नदी का वरदान किसके लिए है? मिस्र की सभ्यता के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
जैसे सिंधु नदी, आप जानते हैं सिंधु नदी की देन पाकिस्तान कहलाता है, उसी प्रकार नील नदी का देन कौन है? मिस्र की सभ्यता। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, मेघना, दिहांग, नारायणी, तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को हम बांग्लादेश में जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है क्या है? मिसिसिपी, अमेजन, नील, डैन्यूब। तो हम सभी जानते हैं विश्व की सबसे चौड़ी जो नदी है कौन है? नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी क्या है? अमेजन। नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? सबसे लंबी नदी क्या है आपका? नील नदी है। लेकिन यह क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात कर रहे हैं। चौड़ाई में किसकी अधिक है? अमेजन, मिसिसिपी, डैन्यूब। तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए भूगोल का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। फिर हम अगले सब्जेक्ट में और भूगोल के अगले भाग में हम क्या करेंगे? आगे 50 क्वेश्चन लाएंगे जो आपके सभी तरह से काफी मददगार होगा। बस आपका हमें एक सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपकी मदद हमेशा करते रहेंगे। अंत में बस इतना कहेंगे, जय हिंद, धन्यवाद।